नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराओं के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी देश के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो हम उन देशों को मोटा मोटी दो कैटेगरीज में रखना पसंद करते हैं। एक वो देश जो सर्वाधिकारी, स्वेच्छाचारी, अलोकतांत्रिक शासन प्रणालियां अपनाते हैं, और दूसरे वो देश जहां की व्यवस्था मुक्त समाजों का, ओपन सोसाइटी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आप कुछ देशों की जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिनको लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में रखते हैं, उनमें जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इस तरीके के देशों के उदाहरण जब हम लेते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये ओपन सोसाइटीज़ मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो देश हैं, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, ये राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खुलेपन वाले देश माने जाते हैं। लेकिन आज इन देशों ने जो राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में इतना ओपननेस, इतना खुलापन हासिल किया है, वो इन समाजों को विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, तब मिला है। तो आज इस लेक्चर में हम उसी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से आज ये ऐसी सोसाइटीज़ बन पाए। वो कौन कौन सी परंपराएं थी। तो ब्रिटिश राजनीतिक परंपराओं पे हम फोकस करेंगे। तो इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आम बोलचाल की भाषा में जिस देश को हम ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं, उसका वास्तविक नाम यूनाइटेड किंगडम है। और ये राज्य जो है वो दो बड़े द्वीपों से मिलके बना है, एक ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा उत्तरी आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो खुद तीन देशों का समूह है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश इतिहास जो है वो बेसिकली चार देशों का इतिहास है। सदियों तक लोग आपस में लड़ते रहे ये चारों, पर अंत में इनमें से सबसे बड़ा देश जिसको इंग्लैंड है, उसने अन्य तीनों को परास्त करके उनकी आज़ादी ख़त्म कर दी थी। आयरलैंड जो था उसने अपनी आज़ादी का संघर्ष जारी रखा। इस वजह से 1921 में इसका विभाजन हो गया। और आज जो केवल उत्तरी आयरलैंड है, जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, तो ये जो उत्तरी आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड ही केवल ब्रिटिश शासन का अंग है, जबकि जो दक्षिणी आयरलैंड है वो फ्री स्टेट है। तो अंग्रेजों का जो संवैधानिक विकास है वो एंग्लो सेक्शन काल से ही शुरू हो गया था। और ये लोग एक ही जाति की दो ब्रांचेस थी, एक आंग्ल और दूसरी सेक्शन। तो डेनमार्क से ये ब्रिटेन आए थे। 600 ईस्वी के आसपास इन्होंने ब्रिटेन के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को जीत लिया था। तो नॉर्मन्स का जो नेता था विलियम द कॉन्करर, ये फ्रांस के एक प्रदेश नॉर्मैंडी का ड्यूक था। तो विलियम एक निर्दयी शासक था, पर इसने इंग्लैंड को इतना ज़्यादा मजबूत शासन दिया जैसा अंग्रेजों ने पहले कभी नहीं देखा था। तो ब्रिटेन की राजनीतिक परंपरा के बारे में कुछ उल्लेखनीय बातें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि ब्रिटेन आज इस सिचुएशन तक अगर पहुंचा है तो कैसे, उसमें किन की राजनीतिक परंपराओं का योगदान है। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश राजनीतिक परंपराओं को। तो ब्रिटिश राजनीतिक परंपराओं की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें राजनीतिक स्वाधीनता की परंपरा देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेज और नॉर्मल जो है वो मिलजुल के धीरे धीरे एक जाति बनते चले गए हैं, और आज वहाँ कोई नॉर्मल नहीं है, सभी लोगों को अंग्रेज के नाम से ही जाना जाता है, यानी आंग्ल के नाम से ही जाना जाता है। और नॉर्मन जाति ने इंग्लैंड को वो सारी चीज़ें दी जिनसे कि आज ब्रिटिश कल्चर का निर्माण होता है, जैसे अच्छे कानून, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, धर्म में विश्वास, शांति, उच्च कला, साहित्य, और सबसे बड़ी बात ये कि नॉर्मन जाति के इंग्लैंड पे कब्जे के बाद से, यानी 1066 के बाद से इंग्लैंड को फिर कभी भी अपनी आज़ादी से हाथ नहीं धोना पड़ा। इसलिए कभी आपको ब्रिटेन के निवासी इंडिपेंडेंस डे जैसा कोई दिवस मनाते नहीं दिखते हैं। तो 19वीं शताब्दी में हालांकि जब नेपोलियन का एमरजेंस हुआ तो उस टाइम पे इनकी आज़ादी को एक बार खतरा पैदा हो गया था, पर 1815 के वोटरलू की लड़ाई के बाद वो खतरा भी खत्म हो गया।
लेकिन आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों को दो दो वर्ल्ड वॉर्स की अग्नि में झुलसना पड़ा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो विलियम कैसर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर, इन दोनों को हरा करके भी उन्होंने अपनी जो राजनीतिक संस्कृति है, स्वाधीनता है, उसकी रक्षा की है, यानी वहाँ पे राजनीतिक स्वाधीनता की परंपरा रही है। दूसरे अगर हम बात करें ब्रिटेन की राजनीतिक परंपरा की, तो वहाँ पे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम का डेवलपमेंट दिखता है, यानी संसद के विकास के विभिन्न चरण दिखते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट शब्द का अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत या विचार विमर्श का स्थान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्लियामेंट अपने वर्तमान रूप में संसार को इंग्लैंड की देन है, इसलिए इंग्लैंड की संसद को विश्व की संसदों की जननी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मनों की विजय से पहले इंग्लैंड में एक सभा हुआ करती थी जिसका नाम था विटेनगेमोट, यानी बुद्धिमानों की सभा। तो एंग्लो सेक्शन शासकों की तुलना में जो नॉर्मन राजे थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, पर जब राष्ट्रीय मामलों की बात आती थी तो वो अपने जो खास खास प्रतिष्ठित धर्म अधिकारी थे या जो जागीरदार थे, उनकी सभाएं बुलाते थे जिनको ग्रेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। जब भी उनको कोई नया टैक्स लगाना होता था तब भी वो इनसे विचार विमर्श करते थे। तो सम्राट ये जो सभा बुलाता था, ये जो जिसको ग्रेट काउंसिल कहा जाता था, इसी ने बाद में संसद का रूप ग्रहण किया, यानी ब्रिटेन में संसद का विकास जो है वो धीरे धीरे हुआ है। कैसे हुआ, इसके लिए हम 3-4 घटनाओं को देखेंगे। जैसे कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे, हमने इसके सब सेक्शन में मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट और ग्लोरियस रेवोल्यूशन को डाला हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैग्ना कार्टा की। मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों? आ, आ, अगर मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नॉर्मन राजा जॉन था, जिसका शासनकाल 1199 से 1216 तक रहा, वो अपनी स्वेच्छाचारिता के लिए बहुत बदनाम था। आम लोगों की बात तो छोड़िए, जो उसके खुद के सामंत थे उनके साथ भी काफी क्रूरतापूर्वक व्यवहार था उसका, और ऐसे व्यवहार की वजह से सामंतों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करके उन्होंने 1215 में 15 जून के दिन उससे एक अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करवाए, और उसको विवश होना पड़ा वो अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये जो अधिकार पत्र 1215 में 15 जून के दिन साइन किया गया, इसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, और कार्टा का मतलब होता है एक तरीके से अधिकारों से संबंधित। क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा था, इसमें 63 अनुच्छेद थे, इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो अधिकार पत्र था, इसका बेसिकली महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है कि इन्होंने राजा से ये आश्वासन ले लिया था कि राजा जब चाहे तब सामंतों से अतिरिक्त टैक्स नहीं वसूलेगा। वो केवल 3 कंडीशंस में ही उनसे अतिरिक्त टैक्स जो है वो वसूल सकता है, और ये 3 कंडीशंस थी कि जब राजा को अपने बड़े बेटे को नाइट की उपाधि देनी हो, या अपनी बेटी की शादी करनी हो, या खुद अगर वो शत्रु की कैद में है तो उसको खुद को छुड़ाने के लिए अगर किसी पैसे की ज़रूरत है तभी, अन्यथा वो उन पर मन मर्जी से टैक्स नहीं लगाएगा। तो मैग्ना कार्टा का इम्पोर्टेंस क्यों था? मैग्ना कार्टा को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है, आप जानते हैं मैग्ना कार्टा को की स्टोन ऑफ इंग्लिश लिबर्टी, अंग्रेजों की स्वतंत्रता की आधारशिला कहा जाता है। इतना नहीं, अगर आप चैथम की परिभाषा लें तो वो तो इसे बाइबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मैग्ना कार्टा तो ठीक है, ये तो केवल सामंतों की प्रोटेक्शन के लिए आया, फिर इसमें इतना महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें ऐसी क्या क्षमताएं हैं कि हम मैग्ना कार्टा को पार्लियामेंट्री सिस्टम के डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें 3-4 बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले तो ये कि राजाओं के खिलाफ अंग्रेजों की ये सबसे पहली जीत थी, और एक ऐसी जीत जिसमें एक क्रूर और अत्याचारी शासक को लोगों के सामने झुकना पड़ा, और इसने पहली बार एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया, और वो प्रिंसिपल ये था कि राजा जो है वो भी कानून से परे नहीं है, वो भी कानून के नीचे है। दूसरा, जो ग्रेट काउंसिल थी उसने पार्लियामेंट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, यानी राजा ने अब ये मान लिया कि वो टैक्स तभी उठा सकता है जब परिषद उसको अनुमति दे देगी। और तीसरा हम देखते हैं कि 1215 के बाद जब भी कभी
राजा कुछ भी अपने स्टेप लेने की कोशिश करता था, मनमाने डिसीजन करने की कोशिश करता था, तो लोग 1215 के मैग्ना कार्टा की दुहाई देते थे। यानी एक तरीके से राजाओं के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी लोगों को अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजा और संसद के बीच में जो संघर्ष है, वो डिस्प्यूट जो है वो लगातार चलता रहता था। और फिर हमने देखा कि 1603 में जो स्टुअर्ट वंश का एक व्यक्ति जेम्स प्रथम राजा बना, और ये डिवाइन राइट ऑफ किंग्स यानी राजा के दैवीय अधिकारों पे बहुत ज़्यादा जोर देता था। इसकी वजह से इसने कॉमन सभा को अपना शत्रु बना लिया। और ये वजह थी कि लगातार चार्ल्स और संसद के बीच में झगड़े चलते रहते थे। और झगड़ों का खास मुद्दा ये होता था कि देश का असली शासक कौन है, राजा या संसद। तो इस तरीके के जब झगड़े चलते थे, तो 1628 में जब धन की ज़रूरत पड़ी, चार्ल्स को संसद की बैठक बुलानी पड़ी, तो कॉमन सभा ने पहला काम ये किया कि उसने एक अधिकार याचिका, एक पिटीशन ऑफ राइट तैयार कर ली, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी। और वो मांगे क्या थी? उसने सबसे पहली मांग तो ये रखी कि संसद की अनुमति के बिना नागरिकों से कर्ज नहीं लेता, कोई भी टैक्स वसूल करना जो है वो अवैध समझा जाएगा। दूसरा, बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए। तीसरा, सैनिकों को लोगों के घरों में ठहराने की जो नीति है वो ख़त्म की जाए। और मार्शल लॉ का प्रयोग जो है वो भी गैर कानूनी घोषित किया जाए। सम्राट को क्योंकि फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए धन की काफ़ी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कॉमन सभा को आश्वासन दिया कि वो इस पिटीशन ऑफ राइट को जो है स्वीकार कर लेंगे। और 1629 में संसद ने जब राजा पे आरोप लगाया कि पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना ही वो टैक्स वसूल कर रहा है, तो चार्ल्स ने संसद को भंग कर दिया। और भंग किए जाने से पहले संसद ये प्रस्ताव पास कर चुकी थी कि जो लोग गैर कानूनी करों की अदा करते हैं उन्हें देशद्रोही या देश का दुश्मन समझा जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो चार्ल्स था उसने 11 साल तक पार्लियामेंट के बिना ही शासन चलाया। और उसकी योजना ये थी कि जो कर है वो संसद की अनुमति के बिना ही इकट्ठे किए जाएं, और जितने भी उसके विरोधी हैं उनको वो कुचल दे। कारण क्या हुआ? जनता त्रस्त हो गई और 1641 में वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया। और 1649 में यानी 8 साल की लड़ाई के बाद सम्राट को फांसी पे लटका दिया गया। अब वहाँ पे गणतंत्र बन गया, लेकिन ये गणतंत्र बहुत ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। और इसके बाद फिर से वहाँ पे राजशाही आई। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो राजशाही आई वो 1688 में जब विलियम और मैरी इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी हिंसा के लोगों की बातों को मान लिया और अपनी शक्तियां सीमित कर ली। इसलिए इस दौरान 1688 में जो क्रांति हुई इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन या रक्तहीन क्रांति के नाम से बुलाया जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट्स थे इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत किया और उसकी जो परंपराएं थी वो चलती रही। फिर हम देखते हैं कि जो बिल ऑफ राइट्स आया 1689 में, इसमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन किया गया था और आर्थिक और वैधानिक क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। तो इसमें क्या क्या ऐसे काम थे जिससे हम कह रहे हैं कि आर्थिक और वैधानिक क्षेत्र में संसद की संप्रभुता स्थापित हुई? इसमें कुछ प्रोविजंस थे, जैसे सबसे पहले तो ये व्यवस्था की गई कि राजा जो है वो संसद को किसी कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं होगा, यानी संसद की स्वीकृति के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, ये कहा गया कि जो न्यायिक धार्मिक न्यायालयों का निर्माण नहीं किया जाएगा, भारी जुर्माने नहीं किए जाएंगे, यातनाएं नहीं दी जाएंगी, या संसद के विशेषाधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो ये अधिकार पत्र जो 1689 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद आया, ये इतना इम्पोर्टेंट था कि जॉर्ज एडम्स ने कहा है कि इंग्लैंड के इतिहास में मैग्ना कार्टा के बाद अगर कोई दस्तावेज इतना दिलचस्प नहीं है जितना कि ये अधिकार पत्र है, इसे हम एक लिखित संविधान की श्रेणी में रखेंगे। तो अधिकार पत्र के द्वारा पिछले लगभग 100 सालों से जो चले आ रहे विवाद थे वो खत्म करने का प्रयास किया गया और 3 सिद्धांतों की स्थापना की गई। क्या थे 3 सिद्धांत? पहला ये कि कानून का स्थान सबसे ऊपर है, राजा से भी ऊपर। दूसरा, राजा जनता का प्रतिनिधि है
कोई देवताओं का प्रतिनिधि नहीं है। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता विवाद का विषय नहीं है। अधिकार पत्र ने जो है राजा के अधिकारों को काफी मात्रा में सीमित कर दिया। तो बिल ऑफ राइट जो था वो एक तरीके से सीमित राजतंत्र की तरफ लेकर गया इंग्लैंड को। इसके अलावा 1911 और 1949 में दो संसदीय अधिनियम पारित किए गए। ये अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने देखा कि कॉमन सभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते थे, जबकि लोग लॉर्ड सभा में जो आर्क बिशप हैं, ड्यूक हैं या जमींदार हैं, वो लोग शामिल होते थे। तो कानून में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों के अधिकार समान थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में ये परंपरा एस्टेब्लिश हो गई थी कि जो भी धन विधेयक हैं वो पहले कॉमन सभा में रखे जाएंगे, और कॉमन सभा जब पास कर देगी तो वो लॉर्ड सभा उन पर अपनी अनुमति देगी। ये परंपरा सही भी थी, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है कि टैक्स लगाने और उससे कलेक्टेड पैसे को खर्च करने की शक्ति उस सदन को दी जाए जिसके सदस्यों का जनता से सीधा निर्वाचन होता है। लेकिन 1909 में लॉर्ड सभा ने राष्ट्रीय बजट को नामंजूर करके इस परंपरा को तोड़ दिया था। तो इससे वहां पे संवैधानिक संकट पैदा हुआ और 1910 में 2 बार कॉमन सभा भंग की गई और आम चुनाव हुए। तो लॉर्ड सभा अभी भी अपनी बात पे अड़ी हुई थी। तो अंत में उस समय वहां पे जो प्रधानमंत्री थे एक्सविथ, उन्होंने धमकी दी कि अगर लॉर्ड सभा फिर से बजट को अस्वीकार करेगी तो सम्राट को ये परामर्श दे देगा कि लॉर्ड सभा में बहुत सारे ऐसे नए सदस्यों की भर्ती की जाए जिससे कि वर्तमान लॉर्ड्स का बहुमत समाप्त हो जाए। और इस धमकी की वजह से लॉर्ड सभा को दबना पड़ा और उसने बजट पास कर दिया। तो आर्थिक मामलों में कॉमन सभा की जो संप्रभुता है उसको चुनौती देके लॉर्ड सभा ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि आगे चलकर इस मामले को केवल परंपरा पे नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए 1911 में पार्लियामेंट एक्ट बना और पार्लियामेंट एक्ट में ये स्पष्ट कर दिया गया कि कॉमन सभा के द्वारा पारित कोई भी धन विधेयक जब लॉर्ड सभा में जाता है तो लॉर्ड सभा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें दे सकती है। और दूसरा ये कि अगर किसी साधारण विधेयक को भी कॉमन सभा लगातार 3 बार 3 अधिवेशनों में पास कर दे तो लॉर्ड सभा हर बार उसे रद्द कर दे तो लॉर्ड सभा की स्वीकृति के बिना भी वो कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के द्वारा लॉर्ड सभा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और कॉमन सभा की शक्तियों में इजाफा किया गया। इसके बाद बात आती है 1963 के पियरेज एक्ट की, पियर अधिनियम की। पियर अधिनियम क्या है दोस्तों? लॉर्ड को इंग्लिश में पियर भी कहते हैं। तो 1963 में जब ब्रिटिश संसद ने पियर्स के संबंध में एक क्रांतिकारी कानून बनाया, तो इस कानून से पहले व्यवस्था क्या थी? इससे पहले व्यवस्था ये थी कि पियर के मर जाने के बाद उसका सबसे बड़ा जो उत्तराधिकारी है वो पियर बन जाएगा और फिर वो कॉमन सभा की सदस्यता के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो बहुत सारे जो पियर्स हैं, जो लॉर्ड्स हैं, वो इस व्यवस्था के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि कॉमन सभा ज्यादा प्रभावशाली सदन है, इसीलिए वो लॉर्ड सभा के बजाय कॉमन सभा की सदस्यता पसंद करते थे। तो उनका कहना था कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ लॉर्ड बने रहने पे क्यों मजबूर किया जाए। इसीलिए 1963 में एक और एक्ट पारित किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई पियर चाहे तो वो जीवन भर के लिए लॉर्ड सभा की सदस्यता छोड़ सकता है। हाँ, उसके जीवन पर्यंत उस परिवार में लॉर्ड सभा की सदस्यता जो है वो स्थगित रहेगी, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो 1 साल के भीतर ये डिसीजन करेगा कि वो पियर पद पे बना रहेगा या उसे छोड़ना चाहेगा। तो दोस्तों ये था 1963 का पियरेज एक्ट। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पे मताधिकार का विस्तार भी हुआ और इंग्लैंड में हमने देखा कि परंपरा के तौर पे जो संसदीय पद्धति है वो तो विकसित हो गई थी और संसद विकसित तो हुई, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पब्लिकली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत से नगर और प्रदेश ऐसे थे जिनका कॉमन सभा में बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जबकि कुछ ऐसी उजाड़ बस्तियां भी थी जहां वो अभी भी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखती थी। मत खरीदे और बेचे जाते थे, चुनाव व्यवस्था भी खर्चीली थी। इसीलिए सुधारों की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और
ये जो आवश्यकता महसूस की गई, उस आवश्यकता की वजह से वहाँ पे जो अधिकारों का विस्तार किया गया। आप देखेंगे कि 1832 का जो सुधार अधिनियम था, उससे पहले केवल 3% जो बालिग व्यक्ति हैं उनको मतदान का अधिकार था। और इस अधिनियम के द्वारा 56 जो नगर हैं उनकी आबादी 2000 से कम थी। कॉमन सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार इनका छीन लिया गया था। लेकिन क्योंकि ये जो सुधार किए गए, जो मताधिकार का विस्तार करने की कोशिश की गई, इन सुधारों के बावजूद भी कॉमन सभा एक लोकतांत्रिक सदन नहीं बन पाया था। तो इसीलिए अ, ये जो सुधार अधिनियम है वो लगातार बनते रहे। और इनमें जो खास सुधार अधिनियम है जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनमें 1918 और 28 का अधिनियम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1918 में जो सुधार अधिनियम लागू किया गया उसमें 21 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सारे पुरुषों को मताधिकार दिया गया। ध्यान दीजिए, सारे पुरुषों को, और 30 साल से ऊपर की स्त्रियों को। लेकिन 1928 में जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया, इसमें स्त्री पुरुष में जो ये एज का गैप था वो खत्म कर दिया गया, और अब 21 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री पुरुषों को समान राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। और 1969 में वोट देने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। यानी आज अगर आप देखोगे तो हर 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्त्री और पुरुष जो है वो मतदान का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा में हमेशा से ही स्त्री पुरुषों को बराबर मताधिकार नहीं रहा है। मताधिकार का समय के साथ विस्तार हुआ है। इसके अलावा हम और राजनीतिक परंपराओं की बात करें तो संसदीय प्रणाली या कैबिनेट पद्धति का विकास भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1689 के जो अधिकार पत्र था उसने ये निश्चित कर दिया था कि संसद की बैठकें धीरे धीरे, मतलब जल्दी जल्दी होंगी, और इससे जो संसदीय शासन पद्धति है उसके विकास को बल मिला। यानी इस सिद्धांत की पुष्टि हुई कि मंत्री जो हैं वो अपने सारे कामों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह हैं। दोस्तों, खासकर जॉर्ज द्वितीय और जॉर्ज प्रथम के टाइम में, जॉर्ज प्रथम क्या था, वो जर्मनी का राजकुमार था, अंग्रेजी नहीं आती थी उसको, और ना उसकी इंग्लैंड की गतिविधियों में कोई खास दिलचस्पी थी। तो उसने और उसके पुत्र ने जो अपनी शासन की जिम्मेदारी थी वो मंत्रियों को सौंप दी। यानी एक तरीके से उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया, और वहाँ की जो जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी, जो भी फैसले लिए जाते थे उनके बारे में जानकारी वो एक खास व्यक्ति, एक खास जो है लीडर नियुक्त करते थे, जिसको बाद में हमने प्रधानमंत्री के नाम से जाना। और मंत्रियों में जो सर रॉबर्ट वॉलपोल था उसका विशेष स्थान था। यानी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री कोई था तो सर रॉबर्ट वॉलपोल थे। तो वहीं से इस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद बना, और जो मंत्री उससे सहमत नहीं होते थे धीरे धीरे उनको त्यागपत्र देना पड़ता था। तो इस प्रकार से 18वीं शताब्दी के मध्य तक वहाँ कैबिनेट प्रणाली की दो महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं वो विकसित हो गई थी। पहला ये कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति अद्वितीय है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। और दूसरा ये कि मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, वो अपने पद पर केवल तब तक ही रह सकता है जब तक कि कॉमन सभा का समर्थन उसे मिलता रहे। तो दोस्तों, यही कारण है कि जो आप देखते हैं बाद में जो ब्रिटेन की शासन पद्धति है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से विख्यात हुई। और बाद में वहाँ क्योंकि पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, ज़्यादा मजबूत हो गई, तो मंत्रिमंडल जिसे संसद का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता था हर मामले में एक एक डिसिसिव भूमिका अदा करता था। इसलिए आइवर जेनिंग्स ने तो यहाँ तक कहा है कि द कैबिनेट कैन ऑलवेज हैव द लास्ट वर्ड। अंतिम निर्णय कैबिनेट ही ले सकती है। यही कारण है कि ब्रिटेन की संसदीय पद्धति को ज़्यादातर कैबिनेट सिस्टम भी कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि द्विदलीय पद्धति का भी वहाँ धीरे धीरे विकास हुआ है। द स्लो क्रिएशन ऑफ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली इसकी वास्तविक विकास जो है पार्टी सिस्टम का वो 17वीं शताब्दी में हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1673 में जो अर्ल ऑफ डेनबी हैं वो चार्ल्स द्वितीय के
प्रमुख सलाहकार थे और उन्होंने कॉमन सभा में एक ऐसा गुट तैयार कर लिया था जो हमेशा सरकारी नीतियों का यानी राजा का समर्थन करता था और विद्वानों ने इसे कोर्ट पार्टी या सरकारी दल का नाम दिया। दूसरी तरफ एक और लॉर्ड थे जो इनके अगेंस्ट थे, लॉर्ड शेफ्टबरी। इन्होंने एक ऐसे दल का गठन कर लिया जो हमेशा सरकारी दल का विरोध करता था और इस प्रकार से ये जो इन्होंने जो दल बनाए उन्हीं दल को क्रमशः टोरी दल और विग दल के नाम से जाना गया। बाद में जो ब्रिटेन का सिंहासन का उत्तराधिकारी है जेम्स द्वितीय, जो चार्ल्स द्वितीय का भाई था, उसने संसद को एक मतलब वो कैथोलिक धर्म से रिलेट करता था और संसद कैथोलिक को उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं थी। और दूसरी ओर इस मामले पे सम्राट भी संसद के सामने झुकने को तैयार नहीं था। तो इस पेशकश में संसद सदस्य जो हैं, जो सम्राट के विशेषाधिकारों का समर्थन करते थे वो टोरी कहलाए और जो लोग उनके खिलाफ थे वो विग कहलाए। तो 1679 में पहली बार ये दोनों शब्द प्रयोग किए गए और 19वीं शताब्दी में टोरी दल का ही नाम बदल के कंजर्वेटिव पार्टी कर दिया गया और जो विग पार्टी थी वो बदल के लिबरल पार्टी के नाम से जानी गई। और 1918 में लेबर पार्टी बनी और जैसे जैसे लेबर पार्टी का प्रभुत्व बढ़ता चला गया, उदार दल का ह्रास होता चला गया। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम ही काम था, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उदार दल की पॉपुलैरिटी कम हुई और इस प्रकार से फिर से वहां पे केवल दो ही पार्टी बच गई, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। तो इस तरह से हमेशा से आप देखेंगे वहाँ एक ट्रेडिशन रही है टू पार्टी सिस्टम की। इसके अलावा राजनीतिक उदारवाद और सीमित शासन की परंपरा भी राजनीतिक परंपरा ब्रिटेन की है, वो खास परंपरा में आती है। क्यों है ऐसा? दोस्तों, आप जानते हैं कि उदारवाद की मूल मान्यता ये है कि एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा सुरक्षित रह सके। और आप जितने भी अंग्रेज लेखकों को जानते हैं, चाहे वो जॉन लॉक हो, एडम स्मिथ हो, जे.एस. मिल हो, टी.एच. ग्रीन हो, इन्होंने सबने उदारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। इवन जॉन लॉक का जो प्रसिद्ध बुक है टू ट्रेटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1690 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन को उचित ठहराया गया, इसमें इन्होंने स्वतंत्रताओं का ही समर्थन किया है और अंग्रेजों का ये सौभाग्य है कि पिछले 300 सालों से उनका देश निरंकुश शासन से मुक्त रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। विधि निर्माण का क्षेत्र हो, प्रशासन हो, अर्थनीति हो, विदेश संबंध हो, इन सारे मामलों में जो सम्राट है वो मंत्रियों की सलाह से काम करता है और राजनीतिक दलों की गतिविधियों पे सरकार का वहाँ कोई जो अंकुश है वो नहीं है। वहाँ टाइम टू टाइम इलेक्शन होते रहते हैं। सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स भी काम करते हैं, उनको भी अवसर मिलता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो वहाँ पे जनसंपर्क के माध्यम है, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, उन पे भी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। यानी वहाँ राजनीतिक उदारवाद और सीमित शासन की परंपरा रही है। इसके अलावा दोस्तों, आप एक और चीज़ देखेंगे कि सम्राट का पद वहाँ आज तक विद्यमान है। हालांकि ब्रिटिश सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वो शासक तो है पर शासन नहीं करता। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि धीरे धीरे शासन के सारे अधिकार जो हैं वो सम्राट या महारानी के हाथ से निकल के मंत्रिमंडल और संसद के हाथों में चले गए हैं। हालांकि सम्राट का पद बना हुआ है और कुछ असाधारण परिस्थितियों में वो एक विशेष भूमिका भी निभा सकता है, क्योंकि राजतंत्र के प्रति लोगों में एक भावनात्मक लगाव पाया जाता है। और कई लेखक इसकी व्यवहारिक उपयोगिता की भी बात करते हैं। उनका कहना है कि जो लगातार बहुत सालों से, क्योंकि शासन के कार्य से जुड़ा होता है सम्राट, इसलिए वो एक अनुभवी व्यक्ति है और प्रधानमंत्री सम्राट से बातचीत करते हुए ऐसा महसूस करता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है जो उसकी अपेक्षा ज़्यादा ज्ञानवान है, ज़्यादा अनुभवी है। इसके अलावा सम्राट की असली शक्ति इस बात में है कि वो सक्रिय राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग होता है, इसलिए वो निष्पक्षता से अपनी राय दे सकता है और उसकी सलाह है जो है काफ़ी वजनदार होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के बीच का फ़र्क बताया। फिर हमने देखा कि ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में सबसे पहले वहाँ राजनीतिक
संप्रभुता, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की ट्रेडिशंस रही है। वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम का धीरे धीरे विकास हुआ है। किस तरीके से वहाँ अडल्ट फ्रेंचाइज का जो विस्तार हुआ। फिर हमने देखा कि कैबिनेट सिस्टम किस तरीके से ग्रो किया और कैसे वहाँ पे द्विदलीय प्रणाली जो है वो धीरे धीरे खड़ी हुई। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ राजनीतिक उदारवाद और सीमित शासन की परंपरा शुरू हुई। और बेशक से आज के टाइम में वहाँ राजतंत्र दिखता है, लेकिन जो है वो सीमित राजतंत्र में कन्वर्ट हो गया है। लोगों को एक तरीके से लोकतांत्रिक सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।